लीजिए आज का टॉपिक जो है मैंने चंद MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे मैंने दिया था आपको इम्पोर्टेंट 2-3 टॉपिक्स। आज और 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ईज़ी पड़ेगा। अब देख लीजिए इसमें क्या है नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल बिल्डिंग एक टॉपिक है, दूसरा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और तीसरा है सोसाइटी एंड सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन या सोशल कंट्रोल थ्रू एजुकेशन। ये 3 मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या-क्या है। सबसे पहले सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। अब 3 टॉपिक्स मैंने यहाँ निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। एजुकेशन एंड नेशनल बिल्डिंग, दूसरा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया और तीसरा है एजुकेशन एंड सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल। अब सबसे पहला व्यू दे दूँगा मैं एजुकेशन एंड नेशनल बिल्डिंग। जब लोग एजुकेटेड होंगे तभी उनमें देशभक्ति के टुवर्ड्स मतलब एक डेवलपमेंट आइडिया आएगा, तो वो बूस्ट करेंगे वो आइडिया, तभी वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। उसके बाद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज़ और एससीज़, एसटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट एजुकेशन में लाना, एम्प्लॉयमेंट में लाना और बाकी चीज़ें स्कॉलरशिप दे देना ताकि वो डेवलप हो जाए। एजुकेशन एंड सोशल चेंज अगर एजुकेशन हम सोसाइटी में फैलाएँगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, तो सोसाइटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और एजुकेशन के ही थ्रू हम पीस डेवलप कर अब है सकते हैं सबसे और इम्पोर्टेंट पीस एंड टॉपिक है ट्रैंक्विलिटी एजुकेशन एंड उससे नेशनल क्या बिल्डिंग। हो जाएगा, उससे नेशनल बिल्डिंग नेशन किसको कहते हैं? डेवलप नेशनल बिल्डिंग वो पॉलिसी हो जिसके तय हमें अपने देश या अपने रीजन की तरह मोहब्बत होनी चाहिए, उसके लिए जज्बा होना चाहिए। वी कॉल इट एज ए नेशनल बिल्डिंग। और इसमें क्या होता है, हम गवर्नमेंट वैसी वैसी पॉलिसी बना देता है जिससे हमें देशभक्ति मतलब को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह सुबह प्रेयर्स में हम क्या करते हैं, मतलब देश गान गाते हैं या फ्लैग को टच करते हैं, या किताबों में ऐसा सिलेबस लाया जाता है, या लैंग्वेज या हिस्ट्री हो या रिलीजन हो उसको टच दिया जाता है देशभक्ति के लिए, उसको हम नेशनल बिल्डिंग कहते हैं। नेशनल बिल्डिंग वो प्रोसेस है सोसाइटी में जिसमें डाइवर्सिफाइड ऑरिजन्स भी है, हिस्ट्री भी इसकी डाइवर्ज है, लैंग्वेज भी है, कल्चर भी है, रिलीजन भी है, और इसकी बाउंड्री जो होती है वो सवेरियन में एम्बेडेड होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिस्पेंसेस के ही अंडर में आती है। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के लिए, और एजुकेशन से हमें पता चलता है कि सिंबल्स और वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वालिटी का क्या कंसेप्ट है, वर्क टुवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कैसे किया जाता है, और सोसाइटी में ऊंच नीच को हम कैसे ख़त्म करेंगे या इनजस्टिस को कैसे ख़त्म करेंगे, उसको कहते हैं हम नेशनल बिल्डिंग। और एजुकेशन डेवलपमेंट और ग्रोथ कंट्री में कैसे हो जाएगी, कैसे हम अवेयरनेस फैलाएंगे, और अगर इसमें मतलब रीजन में पीस होगी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगी, तब भी वो रीजन डेवलप होगा और नेशनल बिल्डिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो बरपा होगा। अब नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला ने एजुकेशन कहा कि वो मोस्ट पावरफुल टूल है जिसकी वजह से वर्ल्ड चेंज होता है। एजुकेशन क्या लाता है? नेशनल फीलिंग लाता है, नेशनलिज्म लाता है, उसके बाद वैल्यूज़ एम्बेडेड करता है, उसके बाद नेशनलिज्म एमंग स्टूडेंट्स भी एजुकेशन के ही थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे NCERT की किताबें आपने बचपन से पढ़ी होगी, 1st से 10th तक, उसमें सबसे पहला जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 1, आर्टिकल 15 रिलेटेड होता है और वही लिखा होता है। वो भी आपको मीन्स एजुकेशन की फर्स्ट बुक से ही हमें पता चलता है कि नेशनलिज्म कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो एजुकेशन है वो रोल करती है नेशनल मेकिंग में और डेवलपमेंट में, और उसके बाद नेशनल बिल्डिंग बनाने में आइडेंटिटी वो बर्पा करता है आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, आप ट्रेन में जाते हुए कहीं भी जाएंगे तो कोई भी बंदा आपका अजनबी आपसे बात करेगा, जब आपका नेशनलिज्म या नेशनल के टूवर्ड्स, नेशन के टूवर्ड्स आपका प्यार होगा, वो डायरेक्टली मतलब आइडेंटिफाई करेगा ये बंदा किस रीजन से बिलोंग करता है, क्योंकि आपकी बातों से, आपकी आइडियालॉजी से, आपके कल्चर से पता चलेगा ये बंदा किस जगह का है।
उसके बाद देख लीजिए एजुकेशन जो है वो पैदा किसको करता है, अच्छे अच्छे सिटीजन्स को, क्योंकि एजुकेशन से ही एक एनलाइटमेंट आती है, एक लाइट रोशनी आती है, तो अच्छे सिटीजन्स डेवलप होते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हुई उसमें जितने भी करिकुलम है, मीन्स सिलेबस है या टेक्स्ट बुक है या पेडागोगी है, उससे कंस्ट्रक्शन होती है नेशनलिज्म की, ताकि वो एक वी फीलिंग आती है उससे पेट्रोटिज्म की, और डिलिनेट करते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बिटवीन गुड एंड बैड सिटीजन्स को। थापन ने 2003 में क्या कहा कि प्राइमरी स्कूल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं नेशनल बिल्डिंग के, क्योंकि वहाँ से वैल्यूज़ हम सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं। उसके बाद स्कूलिंग ही एक प्रोसेस है जो पावरफुल इंसान को बनाते हैं, सोशल कंट्रोल को, जितना भी क्राइम सोसाइटी में होता है इरेडिकेट होता है, किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से। और राइट और रॉन्ग डिफ्रेंशिएट करता है यही एजुकेशन। ये किसने कहा, थप्पन ने कहा। और गुड सिटीजनशिप उसी से मिलती है। उसके बाद जो एजुकेशन से है उससे क्या मिलता है, हमें राइट्स मिलते हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स, आइडियल सिटीजनशिप मिलती है। और बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो स्कूल है, क्योंकि स्कूल में सुबह सुबह जब हम जाते थे प्रेयर्स होते थे, प्रेयर्स सबसे पहले दुआ होते थे, फिर हम राष्ट्रगान गाते थे जिसको कहते हैं सॉन्ग। मतलब इंडिया के बाकी स्टेट्स में होता था, कश्मीर में मैक्सिमम हम प्रेयर करते थे। उसके अलावा वहाँ पर फ्लैग लिया जाता था और नेशनल एंथम गाया जाता था, नेशनल सॉन्ग। उसमें क्या होता है, उससे हमें नेशनल मतलब नेशनलिटी आ जाती है हमारे मतलब माइंड में, हमारे कंसेप्ट्स में। उसके अलावा नेशनल डिस्कोर्स होता है, ऑनरशिप, इंटीग्रिटी होती है, प्योरिटी होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप देखेंगे जो पीरियड कन्फ्लिक्ट का यहाँ कश्मीर में था, अगर हमारे लीडर्स ने हमें कहा होता है कि हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा अलग फ्लैग है, हमारा अलग सॉन्ग है कश्मीर का, तो हर एक बंदे में, हर एक बच्चे में क्या मतलब अपनी एक आइडेंटिटी मतलब डेवलप होती। लेकिन हमें क्या कहा गया, ये हिंदुस्तान का मतलब फ़्लैग है, ये पाकिस्तान का है, और बाकी कंट्रीज़ का यहाँ पर फ़्लैग्स उन्होंने फेरने शुरू कर दिए। और हम अपनी ही आइडेंटिटी, जो हमारी खुद का कल्चर था, खुद की आइडेंटिटी ही वही भूल गए। चंद लोग तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, चंद पाकिस्तानी हैं, चंद और किसी कंट्री के हैं, लेकिन J&K का बंदा कोई नहीं है, कोई किसी को रीजन से प्यार ही नहीं है, किसी को अपनी आइडेंटिटी, अपने फ्लैग से प्यार था ही नहीं है, इसीलिए फिर वो स्नैच भी हो गया। इसी को कहते हैं देशभक्ति, इसी आइडिया को कहते हैं नेशनल इंटीग्रिटी। ये किससे आती है, ये आती है एजुकेशन से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन को क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो माइनॉरिटीज़ हो और डिसएडवेंटेजस ग्रुप हो, SC हो, ST हो, वुमेन हो या OBCs हो, उनको एडमिशन दिया जाए स्कूल्स में, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप्स दिया जाए, ताकि उनकी कम्युनिटी है वो बूस्ट हो जाए सीखने के लिए और उनका डेवलपमेंट हो जाए। उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले 3 फेजेस है इसके। इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, डोमिनेंट क्लास जो होता था, डोमिनेंट, वो डिस्क्रिमिनेट करता था बाकी उनको, जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब। तो क्या किया गया, बिफोर इंडिपेंडेंस इन सब एक्ट्स को ख़त्म किया गया। रिमैरेज एक्ट लाया गया, या सती एबॉलिशन एक्ट लाया गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू किया गया, ताकि ये बुराइयां जो सोसाइटी में है वो ख़त्म हो जाए। उससे जो मतलब नीचे वर्ग के लोग हैं, लोअर कास्ट, उनको उनका डेवलपमेंट हो जाए। दूसरा फिर पीरियड आ गया ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में क्या कौन कौन सा आ गया, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में हुआ, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। उसके बाद 1885 में मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन फॉर ऑल। मैसूर में अपलिफ्टमेंट हो गए नॉन ब्राह्मण्स 1918 में। फिर मॉन्टेग रिफॉर्म्स जो हो गए 1919 में, उसमें क्या आ गई, रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड सेक्शन की सेल्फ गवर्नमेंट में। इंडिपेंडेंस में क्या क्या हो गया इन के लिए, जो ये पिछड़ा वर्ग था, SCs, STs, OBC। आर्टिकल 15 जो 15 का क्लास 4 क्या करता है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया एजुकेशन में। पहले था 20% सीटें रिजर्व की जाती थी SC ST के लिए, मीन्स 20%, 100 में से 20% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC ST थी। फिर 5% रिलैक्सेशन दिया गया क्वालिफिकेशन में, मीन्स अगर किसी बंदे के पास 50% है, SC ST को सिर्फ 45% चाहिए एलिजिबिलिटी। और 1964 में क्या हुआ,
15% SC को दिया गया और 5% ST को। पहले 20 दोनों का था, अब अलग अलग किया गया। उसके बाद 1982 में क्या हुआ, 15% SC को, 7.5% ST को, और UGC की गाइडलाइंस भी यूनिवर्सिटी में यही आ गई, 15% CTA रिजर्व SC के लिए, 7.5 ST के लिए। और आर्टिकल 46 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टेट को प्रमोट करता है एजुकेशन किन के लिए, वीकर सेक्शन SC ST OBC के लिए। और फिर राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आ गया, एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड था वो। एजुकेशनल कमीशन 1964 से लेकर 66 तक चला। उसमें एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट किस लिए दिया गया, सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंज आ जाए। उसके बाद मंडल कमीशन था, एजुकेशन फॉर OBCs रिलेटेड था वो। स्टेट की लेवल की पॉलिसी थी कि एजुकेशन एनहांसमेंट किया जाए बैकवर्ड क्लास को। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल, ये भी आपके इग्नो में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सोशल चेंज से मुराद क्या है, मोर ने कंसेप्ट दिया, ये सिग्निफिकेंट alteration over time in behavior patterns and culture including norms and values। ये बहुत ही इनने एक्सप्लेन इसको ऐसे करेंगे कि सोशल चेंज उसको कहते हैं जो टाइम के हिसाब से बिहेवियर पैटर्न और कल्चर और नॉर्म्स वैल्यूज़ में आप में चेंज आ जाएगी एजुकेशन के थ्रू। उसके बाद इन्हें क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि सोसाइटी में अल्ट्रेशन कैसे होती है या चेंज कैसे होती है। सिंपलर सोसाइटीज़ चेंज कैसी होती है स्लोली, ट्रेडिशंस उसके कैसे बदलते हैं, रिचुअल्स कैसे बदलते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे आज से 10 साल पहले 20 साल पहले क्या होता था, शादियों में कश्मीर में क्या पहनते थे, बुर्का पहनते थे। आजकल क्या हो रहा है, लहंगा। लहंगा किस कल्चर से लाया, हिंदुइज्म से। मीन्स कि सिंपलर सोसाइटी कम्प्लेक्स डे बाय डे होती है, कल्चरल वैल्यूज़ नॉर्म्स वैल्यूज़ सब कुछ उनमें चेंज होता है। या जो मेहंदी लगाते थे वो सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज़ में आज से 20 साल पहले 30 साल पहले, आजकल हिंदुइज्म में भी मेहंदी लगाना कंपलसरी हो गया। तो ये जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसी को हम सोशल चेंज कहते हैं। उसके बाद RM मैक्लिवर और पेज ने क्या कहा, प्रोग्रेस इवोल्यूशन एंड प्रोसेसेस आर रिलेटेड विद सोशल चेंज। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी, स्टेप बाय स्टेप चेंज को हम प्रोसेस कहते हैं। इवोल्यूशन को कहते हैं डेवलपमेंट और चेंज। प्रोग्रेस क्या कहते हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स कोई चीज़ होना, उसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। सोशल चेंज और सोशल प्रोग्रेस के टॉपिक पे कार्ल मनहास ने 1960 में क्या कहा कि ये एक रिलेशनशिप है थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन से इसका क्लोज नाता है। और जो नेशन होता है, नेशन में नेशन बिल्डर्स कौन से होते हैं, टीचर्स होते हैं। और उनका बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन होना चाहिए और वो बाकी लोगों को एजुकेट करने चाहिए ताकि सोशल चेंज खुद ब खुद आ जाए। ये उन्होंने कंसेप्ट दिया। उन्होंने क्या कहा, जो सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो किससे दूर हो जाएगी, वो एजुकेशन से दूर होगी। उन्होंने कहा सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस इन रिलेशन टू एजुकेशन। और उन्होंने कहा लीडर ऑफ नेशन जो होता है इंक्लूडिंग टीचर्स शुड बी एजुकेटेड इन अ वे विच वुड एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चेंज, जिससे उनको पता चले किस तरह की चेंज होनी चाहिए सोसाइटी में और उसी तरह की वो पढ़ाई करवाएंगे बच्चों से। उसके बाद कामत ने 1985 में क्या कहा, देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया इन 3 स्टेज, 3 स्टेज उन्होंने दिए। उनने कहा अर्ली ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, किसके थ्रू, नॉर्म्स वैल्यूज़ के थ्रू। और नए नॉर्म्स और वैल्यूज़ आ गए क्योंकि वो ट्रेडिशन वाला जो सत्ती सिस्टम था, बाकी सिस्टम्स थे, वो ख़त्म हो गए, नए चीज़ें आ गए। सेकंड स्टेज में उसने कहा पीरियड बिटवीन 2 वर्ल्ड वार्स 1914 से लेके 1945 तक एजुकेशन जो आ गई वो ब्रॉट आ गई चेंज और उसमें ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ गई। पहले लोग ज़्यादा किसान हुआ करते थे, उनने पढ़ाई शुरू की, फिर वो एम्प्लॉयमेंट में आ गए। और ये पीरियड जो था ये एजुकेशन किस ग्रुप को दिया गया उस पीरियड में, एजुकेशन लोअर कास्ट को। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आ गया जिसमें सोशल पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ।